हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2026 का अनसॉल्व पेपर लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं 2019 से लेकर 2025 तक के सभी पेपर का संग्रह है। और यह अनसॉल्व पेपर आपका एनसीईआरटी पर पूरी तरह से आधारित है। और यह अनसॉल्व पेपर आपका गणित का है, जैसा कि आप देख सकते हैं कक्षा 10 गणित का है। और यह पूरी तरह से एनसीईआरटी पर आधारित है। और जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में एनसीईआरटी से ही प्रश्न आते हैं। और यह माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, अगर इस अनसॉल्व पेपर के 3 साल के सभी सेट को, यानी 2023, 2024, 2025 3 साल के सभी सेटों को अगर आप कर लेते हैं बच्चों, तो निश्चित ही रूप से आप बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस मार्क्स आप आसानी से मैथ में गेन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक साल में टोटल 7 सेट पेपर बनते हैं, 3 साल में टोटल 21 पेपर होंगे। अगर 21 पेपर को आप हल कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से 95% मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, इस चैनल पर मैं आपको इन तीनों साल के सभी सेट को मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। आज की इस वीडियो में 2024 के सेट नंबर 2 को मैं लेकर यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें उसके प्रत्येक प्रश्न को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे सेट 2 शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न इस सेट में पूछा गया है। ठीक है, इस वीडियो से पहले पीछे के जितने भी सेट 2025 और 24 के हैं वह कंप्लीट कर दिए गए हैं। अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हुए तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट 2 2024 822 IB। अब देखिए, आपके पास किसी भी पब्लिकेशन का अनसॉल्व पेपर है तो उसमें आपको इस कोड नंबर से ढूंढना है, 822 IB कोड नंबर से ढूंढना है। आपके भी अनसॉल्व पेपर में यह पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, यदि 65 और 117 के HCF को 65P - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट होगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, बोला हुआ 65 और 117 के HCF को 65P - 117 के रूप में व्यक्त किया गया है। अब देखिए, अगर 65 और 117 के HCF की हम वैसे बात करें तो 65 और 117 इसका जो HCF होगा बच्चों, वह आपका क्या होगा, 13 हो जाएगा। क्या होगा, 13। ठीक है, क्योंकि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, तो 13 से बड़ा और कोई नंबर नहीं है जिसके पहाड़ा में यह दोनों आए, तो इसका HCF 13 हो जाएगा इन दोनों नंबर का। और इसका HCF ऑलरेडी दिया हुआ 65P - 17, तो दोनों HCF का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से क्या कर दें, 117 का पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से 65P बराबर क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतर करेंगे तो इधर जाएगा प्लस होगा, 117 और 13 तो यह हो जाएगा आपका 130। हमें P का मान चाहिए तो P बराबर क्या हो जाएगा, 65 को जब इधर भेजेंगे तो यह कट जाएगा और 65 दूनी होता है 130, यानी P का मान आ गया 2। अब यहाँ पे देखिए कि कौन से ऑप्शन में 2 आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में 2 आया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, 2 10 45 अंश बटे में 1 + 10 स्क्वायर 45 अंश का मान होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। देखिए, यहाँ पे 2 10 45 अंश दिया हुआ है, तो चलिए इसको हल करें। यहाँ पे इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 10 45 का मान आपको रख देना है। तो देखिए 10 45 का जो मान होता है बच्चों वह 1 होता है, तो 2 गुणे में 1 बटे में 1 + 10 स्क्वायर 45 अंश, 10 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है ना, यह क्या हो जाएगा 2 और यह 1 और 1 2, यहाँ पे आप भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी इसका जो मान आया वह क्या आया, 1 आया। अब यहाँ पे देखिए कि कौन से ऑप्शन में 1 आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में 1 आया हुआ है, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है, 15, 18 और 24 का LCM है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक प्रश्न को यहाँ पे बिल्कुल कॉन्सेप्ट से हम लोग समझने वाले हैं बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए LCM निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे किसी अभाज्य संख्या से इसको भाग देते हैं। तो 15 में 2 से भाग देंगे तो यह भाग नहीं लगेगी, तो 15 को वैसे ही उतार लेंगे। 18 में 2 से भाग देंगे तो 2 नमा होता है, 18 9 हो जाएगा। 24 में 2 से भाग देंगे तो 12 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 15। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा 9, कटेगा ही नहीं तो 9 को वैसे ही लिख लेंगे और ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है,
फिर यहाँ से 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा आपका 15, यह 9 और यह 3। फिर 3 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 3 से भाग देंगे तो 3 पचे 15, यह 3 तिरिके 9, यह 3 एक कम 3। फिर 3 से भाग देंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका, यह 5 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। फिर 5 से भाग देंगे तो यह पूरा क्या हो जाएगा 1 1 और 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे एलसीएम के लिए कि इन सभी का गुणा कर लेंगे। तो गुणा करिए, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिरिके 24, 24 पचे 120, 120 तिहाई 360, यानी एलसीएम आपका आ गया बच्चों 360। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 360 आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में 360 आया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि 148 बटे में 185 का सरलतम रूप है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए सरलतम रूप के लिए हमें क्या करना होता है बच्चों कि जो अंश और हर है उसका HCF निकालना होता है। क्या करना होता है, अंश और हर का HCF निकालना होता है। तो देखिए अंश और हर का जब HCF निकालेंगे, मैं निकाल कर नहीं दिखा रहा हूँ, आई होप कि आपको HCF आता होगा। इसका जब आप HCF निकालेंगे तो HCF आएगा 37। कितना आएगा 37। अब यहाँ पे आपको अंश और हर में इसी नंबर से भाग दे देना है, जो HCF आएगा उसी से भाग दे देंगे तो यह सरलतम रूप में हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए 37 से जब आप भाग देंगे तो 37 से इसमें भाग देंगे तो देखिए 4 बार में यह कटेगा, और 37 से इसमें भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा, यानी 4 बटे में 5, यह सरलतम रूप हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन की तरफ चलेंगे हम लोग, देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है 4 बटे में 5। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले ही ऑप्शन में आया हुआ, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। पी के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0 और 6x - py = 16 संपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए बच्चों सबसे पहले संपाती होने के लिए कुछ बेसिक कंडीशन होती है, उन कंडीशनों को हम लोग समझेंगे और उसके बाद इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, संपाती होने के लिए देखिए क्या आपकी कंडीशन होती है कि a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2। यह आपका सूत्र होता है, a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2। यह आपका सूत्र होता है संपाती होने के लिए। अब यह a1 b1 c1 कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे जो पहला मान है ये आपका a1 हो गया, x का गुणांक, y का गुणांक b1 हो गया, यह आपका c1 हो गया, यह आपका a2, यह b2 और यह c2। यहाँ से मान रखिए, देखिए a1 का मान क्या है 3, तो यहाँ पे 3 बटे में a2 का मान है 6 बराबर b1 का मान देखिए क्या है, b1 का मान यहाँ पे गुणांक में कुछ नहीं है तो -1 बटे में b2 का मान क्या है p बराबर c1 का मान है 8 और c2 का मान क्या है आपका 16। ठीक है ना, c2 का मान 16। अब यहाँ से हम लोग इसको हल करेंगे और देखेंगे कि क्या इसका आंसर आता है। ठीक है, यहाँ से इस प्रश्न को हल करके और देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। यहाँ पे जो c2 का मान होगा इसका पक्षांतर करके हम करते हैं, तो पक्षांतर की करेंगे तो यह c2 का मान आपका माइनस में रहेगा। ठीक है ना, अब यहाँ से हम लोग इसको हल करते हैं। तो देखिए p का मान निकालना है तो किसी यहाँ से हम क्या कर लें कि इन दोनों को एक साथ हल कर लें, हमें p का मान आसानी से मिल जाएगा, हमें तीनों की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्या कर लें यहाँ से जब तिरछा गुणा करेंगे और उसको हल करेंगे तो हमें p का मान मिल जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका 8p बराबर 16 एकम 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, p बराबर क्या हो जाएगा 8 का पक्षांतर करेंगे बटे में जाएगा, यानी 8 दूनी 16, तो p का मान आ गया 2। अब यहाँ पे जो जिस ऑप्शन में 2 आया हुआ होगा वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में आया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। यदि 3x + 2py बराबर 2 और 2x + 5y + 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो p का मान होगा। ठीक है, अब समांतर होने के लिए भी कुछ कंडीशन होती है, वह कंडीशन क्या है कि यही आपका कंडीशन होती है। इसमें आपका क्या लग जाता है, यह तो दोनों बराबर होते हैं लेकिन यह इक्वल टू नॉट लगता है, यानी a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 इक्वल टू नॉट c1 बटे में c2। यहाँ पे चलिए पहले ए बी सी के मान को फाइंड आउट कर लेते हैं। समांतर होने के लिए जो कंडीशन है यहाँ पे लिख देते हैं, a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 इक्वल टू नॉट c1 बटे में c2। यहाँ से सभी मानों को हम प्राप्त करेंगे। देखिए ये आपका a1 हो गया, यह आपका b1 हो गया, यह आपका c1 का मान जब निकालेंगे तो इधर पक्षांतर करके उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए यह a2, यह b2 और यह c2। ठीक है, यह मान कहाँ से आ रहे हैं तो इसके लिए आपको कंपेयर करना है ax + by + c बराबर 0 से। इसको और इसको जब अलग अलग कंपेयर करेंगे
तो आपको यह सभी मान मिल जाएंगे, ठीक है ना। यानी जब आप इसके लिए करेंगे तो A1 या B1 या C1 रहेगा, जब इसके लिए करेंगे तो A2 B2 C2 हो जाएगा, ठीक है। यह मानक समीकरण होता है। अब यहाँ से सभी मानों को रख देते हैं। देखिए A1 का मान क्या है 3, A2 का मान क्या है, A2 का मान है 2, ठीक है, बराबर B1 का मान क्या है, B1 का मान है 2, B2 का मान क्या है 5, बराबर C1 का मान इधर पक्षांतर करके मिलेगा तो -2, C2 का मान 1, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से B1 का मान आपका है, B1 का मान 2p है। देखिए यहाँ पे p छूट गया था, 2p है, ठीक है। B1 का मान आपका क्या है 2p है। अब यहाँ से हमें इसी को हल करके और मान फाइंड आउट कर लेना है और देखना है कि कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए हम किसी दो वैल्यू को लेकर यहाँ पे चलेंगे और p का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए यह इक्वल टू नॉट होता है, इन दोनों को हम एक साथ लेकर हल करेंगे और हमें p का मान इजीली जो है मिल जाएगा। तो इन दोनों को लेकर हल करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 का 2 में गुणा तो 4p हो जाएगा, 4p बराबर 5 तिहाई 15, p बराबर क्या हो जाएगा 15 और इस 4 का पक्षांतर करेंगे तो बटे में 4, यानी 15/4 यह आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 15/4। अब यहाँ पे ऑप्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 15/4 ऑप्शन नंबर ए में आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, यदि 15 cot थीटा बराबर 8 तो साइन थीटा का मान होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करके चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ से इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, 15 का पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से हमें यह क्या मिल जाएगा। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या cot थीटा बराबर 8/15। इस प्रश्न को हल करने के कई मेथड हैं, हम चाहें तो समकोण त्रिभुज बनाकर कर सकते हैं, या हम यहाँ से ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि यहाँ से इसकी सहायता से हम किसका मान निकालें, कोसेक का मान निकालें, और कोसेक का उल्टा साइन होता है तो वहाँ से साइन थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। अब आप जानते हैं कि जो कोसेक और कॉट का जो रिलेशन होता है वह क्या होता है, देखिए यहाँ पे फार्मूला होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपका फार्मूला होता है। यहाँ से चलिए कोसेक की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो कोसेक की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कॉट का क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, यानी यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यह हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और रूट लग जाएगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। तो चलिए हम कॉट स्क्वायर की वैल्यू रख लेते हैं 8/15 और इसका स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे रूट हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 15 का स्क्वायर 225, एलसीएम हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी 225 और 8 का स्क्वायर 64, तो दोनों को जोड़ेंगे 225 और 64 को, तो यह हो जाएगा आपका 289, ठीक है ना। 15 का स्क्वायर 225, इसका वर्गमूल लेंगे 289, 17 का स्क्वायर है 225 15 का, यानी 17 इसका वर्गमूल हो गया, 15 इसका हो गया। यह तो कोसेक थीटा का मान हो गया। साइन थीटा की वैल्यू हमें चाहिए, तो साइन थीटा जो होता है वह होता है 1 में कोसेक थीटा। तो 1 में कोसेक थीटा का मान यह है, यानी 1 में 17/15 लिखेंगे तो यह उल्टा हो जाएगा, यानी 15 ऊपर चला जाएगा 17 नीचे आ जाएगा, यानी 15/17 यह इसका आंसर हो जाएगा। 15/17 15/17 देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में हमें मिल रहा है 15/17, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 है, यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एक्स वाई जेड दो समरूप त्रिभुज हैं तथा कोण ए बराबर 75 अंश, कोण वाई बराबर 57 अंश, तो कोण सी का मान होगा। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे बोला हुआ है कि यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, यानी जो त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है ना, यह जो त्रिभुज है आपका ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, यह जो है क्या है, समरूप है किसके, त्रिभुज एक्स वाई जेड के। अब आप जानते हैं कि जब त्रिभुज समरूप हो तो उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी हमें मान किसका चाहिए, हमें मान चाहिए कोण सी का। तो देखिए संगत कोण बराबर होंगे, यानी यह 75 है तो यह भी 75 होगा, यह 57 है तो यह भी कोण आपका 57 होगा, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी सी में हम बात करें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। यह त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है, त्रिभुज सम प्रॉपर्टी से।
अब यहाँ पे ए और बी का मान आपको ऑलरेडी पता है, तो हमें कोण सी चाहिए। तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा 180। ए और बी का मान माइनस कर दें, यानी माइनस यह आपका 75 और यह आपका 57। ठीक है, यहाँ पे इसको हल कर लें तो 180 माइनस 5, 7 और 5 12, 7 5 12 1 13। ठीक है ना, 180 में से इसको माइनस कर देंगे। 180 में से देखिए 10 में से 2 गया 8 और 7 में से 3 गया 4, यानी 48 अंश आ गया कोण सी का मान। ठीक है ना, कोण सी का मान क्या आया 48 अंश। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 48 अंश आया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है बिंदु m-3,4 की मूल बिंदु से दूरी है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करके देखते हैं कि कौन सा आंसर इसका राइट होगा। ठीक है, इस प्रश्न के लिए देखिए जो मूल बिंदु होता है बच्चों वह 0 0 होता है। मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वह 0 0 होते हैं। यानी आपको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए जब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, इसे डी से प्रदर्शित कर देते हैं। तो जब भी मूल बिंदु से निकालना हो तो बस इन दोनों का स्क्वायर आपको कर देना है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और यह माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, दोनों को जोड़ देंगे 25, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। ठीक है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा 5। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में आया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको पूछ रहा है। यहाँ पे यह आपका x1 का मान होता है, यह आपका y1 का मान होता है, यह आपका x2 और यह आपका y2। निर्देशांक क्या होता है, देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, यह होता है आपका x1 + x2/2, मान रखते हैं डायरेक्ट -2 और -2 बटे में 2, y1 + y2 तो 6 और प्लस 10 बटे में 2। ठीक है, -2 और -2 -4 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा -2। 10 और 6 16, 16 में से 2 से भाग दे देंगे तो 2 8 16, यानी यह आपका आ गया मध्य बिंदु का निर्देशांक -2,8। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है -2,8। यहाँ पे देखिए -2,8 ऑप्शन नंबर ए में आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD परपेंडिकुलर BC हो तो AD² बराबर होगा। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चलिए इस प्रश्न को हल करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको हल करने के लिए आप जानते हैं कि प्रश्न में बोला हुआ है कि यह एक समबाहु त्रिभुज है। ABC जो है एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में आप जानते हैं कि इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी यहाँ पे आपका AB बराबर BC बराबर AC के। और आपसे पूछ क्या रहा है कि AD बराबर होगा, यानी AD का मान पूछ रहा है। देखिए बच्चों AD का मान हमें निकालना है। तो देखिए यह अभी एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यह अभी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हम किसी एक त्रिभुज को लेकर चलें, यानी त्रिभुज अगर ADC में बात करें, त्रिभुज ADC में, ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें यहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय का, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण आपका क्या है AC, यानी AC² बराबर हो जाएगा AD² प्लस DC²। ठीक है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आई होप कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए बच्चों, यह जो है आपका जो DC है वह क्या है, BC का आधा है। यह जो आपका AD लाइन है वह BC को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है ना, जो AD लाइन है वह BC को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी BD और DC आपस में बराबर हैं, और जो DC है वह BC का आधा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ हमें देखना है कि जो आंसर आया हुआ है वह किस रूप में आया हुआ है। हमें मान किसका चाहिए, सबसे पहले तो हमें मान चाहिए इसका। ठीक है ना, हमें पहले मान चाहिए AD² का। चलिए उस रूप में लिख लेते हैं। तो AD² बराबर क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतर कर देंगे, यानी ये हो जाएगा आपका AC² माइनस DC², यह आपका हो जाएगा AD²। ठीक है, हमें इस AC को AD के रूप में कन्वर्ट करना है। तो पहले एक बात समझिएगा, पहले देखिए यह तो आपका DC हो गया, AC यानी यह। ठीक है, अब इसको देखिए हमें क्या करना होगा, समझिएगा यहाँ से। अगर मैं कहूँ कि जो DC है वह BC का आधा है, यानी अगर सिंपल मैं कहूँ, समझिएगा ध्यान से, DC बराबर BC बटे में 2।
DC बराबर BC बटे में 2। हमें इस AC को DC के रूप में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे देखिए BC, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह AB BC AC यह तीनों बराबर हैं। तो क्या इस BC के स्थान पे, यह जो BC है, ठीक है ना, इसके स्थान पे हम AC भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यही रिलेशन है ना, आप देख सकते हैं। तो यह DC बराबर क्या हो जाएगा, AC बटे में 2 भी हो जाएगा, ठीक है ना, AC बटे में 2। और हम अब यहाँ से जब AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि यहाँ पे रखना है हमें, तो यह क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AC बराबर हो जाएगा 2DC के। आई होप कि इस लाइन को समझ गए होंगे। हमने क्या बोला कि यह जो DC है BC का आधा है, वह हमने दिखाया BC का आधा। फिर BC और AC आपस में बराबर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस BC के स्थान पे AC हमने रख दिया। अब यहाँ से हम AC की वैल्यू यहाँ पे हमें रखना है, तो तिरछा गुणा कर दिए तो 2DC हो गया। और आंसर 2 या DC के रूप में दिया हुआ, इसलिए हमें कन्वर्ट करना पड़ा। तो यहाँ पे 2DC और इसका स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, तो यह स्क्वायर होगा तो यह हो जाएगा 4DC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा, यानी 3DC स्क्वायर। यह आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3DC स्क्वायर यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे हम लोग कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर D में आया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक के प्रश्न को आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 7, 5, 5, 7 और -3, 3 है। यदि BC का मध्य बिंदु D है तो AD की माप होगी। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। चित्र तो ऑलमोस्ट यही बन रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो निर्देशांक दिए गए हैं उन निर्देशांकों को नोट कर लेते हैं और उसके बाद प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे बोला हुआ है कि ABC के निर्देशांक यानी शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। निर्देशांक का मतलब क्या हुआ समझिएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे A का निर्देशांक आपका दिया हुआ है 7, 5, ठीक है। फिर आपका यह निर्देशांक दिया हुआ है 5, 7। फिर आपका यह निर्देशांक दिया हुआ है -3, 3। और AD के बीच की दूरी पूछ रहा है। अब D जो है BC का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए अभी आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 10 में हमने फार्मूला लगाया हुआ था। यह आपका देखिए, यह x1, यह y1, यह आपका x2 और यह आपका y2। तो यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, यानी बिंदु D का निर्देशांक निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x1 + x2, तो x1 का मान 5, x2 का मान -3 है, तो 5 - 3 बटे में 2, ठीक है। y1 + y2, तो 7 और y2 का मान 3, तो 7 और 3 10, 10 बटे में 2। हल कर लेंगे, 5 में से 3 गया 3, 5 में से 3 गया 2, और 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। यानी इस बिंदु के जो निर्देशांक है वह है 1, 5, ठीक है ना। आई होप कि मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ से AD के बीच की दूरी निकालेंगे, AD के बीच की दूरी, और उसके लिए देखिए यह आपका x1 y1 और यह आपका x2 y2। हम किसी को x1 y1 मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता है आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान है 1, x1 का मान है 7, इन दोनों का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 का मान है 5, ठीक है ना, 5 माइनस y1 का मान है 5, तो इसका होल स्क्वायर। आई होप कि मेरी बात को आप समझ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। तो यह तो आपका देखिए 7 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, माइनस में 6, 6 का स्क्वायर 36, और यह 5 में से 5 गया 0 हो गया, तो यह हल करने की ज़रूरत ही नहीं। 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, यानी जो AD का मान आया वह आपका क्या आ गया, AD का मान आपका आ गया 6। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर C में आपको 6 मात्रक दिख रहा है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आई होप कि यहाँ तक के प्रश्नों को स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 को आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। देखिए क्या प्रश्न आपसे पूछा हुआ है, उसके एक एक स्टेप को हम लोग समझेंगे, ठीक है। प्रश्न देखिए, प्रश्न आसान है, बस आपको ध्यानपूर्वक समझना है। क्या दिया हुआ है कि यदि sec थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए sec थीटा बराबर 2 जैसा कि आपको दिया हुआ है, तो आपको यह देखना है कि sec किसका मान आपका 2 होता है। तो आप जानते हैं कि sec 60 का मान 2 होता है। हम अगर इसको ऐसे लिखें, sec थीटा बराबर, हम कहें कि sec किसका मान 2 होता है, तो आप कहेंगे कि sec 60 का मान 2 होता है। त्रिकोणमिति सारणी आपको याद होनी चाहिए। दोनों तरफ से sec और sec कट जाएगा तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 60 अंश, और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पे देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर B में आया हुआ है, तो ये आपका आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है बच्चों कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए हल करके चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है।
तो देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए बच्चों हमें क्या करना है, यह आपका फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यह भी आपका फार्मूला है जिसकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यह दोनों त्रिकोणमिति सर्वसंख्या के फार्मूले हैं, ठीक है ना। तो अब इन दोनों का गुणा होगा तो क्या आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में आया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके आधार की त्रिज्या होगी। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका आंसर आएगा। देखिए बेलन का जो आधार होता है बच्चों, वह आपका क्या होता है, एक वृत्त के आकार का होता है, और वृत्त के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वह होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर बराबर है 9 पाई के, यह पाई से यह पाई तो कट गया, आर की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर लग जाएगा रूट, और यह 9 जो है किसका, 9 का वर्गमूल क्या है, 3 है, तो यह हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में आया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेहद आसान है, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कठिन भी है, ठीक है। इसलिए प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझिएगा बच्चे, ठीक है। देखिए कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे, इसके लिए एक छोटा सा हम वृत्त बना लेते हैं ताकि आपके सभी डाउट को हम क्लियर कर सकें। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा हम वृत्त बना रहे हैं, समझिएगा इस बात को, ये आपका वृत्त बन गया। अब प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। अब इसके अंतर्गत अगर हम वर्ग बनाएं कुछ ऐसा बनेगा, और इस वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि अगर यह इसका केंद्र है, समझिएगा ध्यान से, तो यहाँ से और यहाँ तक यह इसकी त्रिज्या होगी, और यहाँ से यहाँ तक भी इसकी त्रिज्या होगी। अब यह दोनों को अगर हम मिलाएं तो यह क्या बन गया, विकर्ण बन गया। इस यह जो आपका स्क्वायर बना हुआ है, जो वर्ग बना हुआ है, इसका क्या बन गया, वह विकर्ण बन गया, ठीक है। अब जब यह विकर्ण बन गया इस वर्ग का, तो उसको हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से हम इसकी भुजा को निकाल लेंगे। यानी क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा गुणे भुजा, तो हमें यह भुजा, अगर कोई भी एक भुजा पता चल जाएगी। आप जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, आपका जो वर्ग के विकर्ण का जो फार्मूला होता है बच्चों, वह होता है आपका a और रूट में 2, जहाँ पे a उसकी भुजा है और रूट में 2, यह आपका फार्मूला होता है, और यह बराबर हो जाएगा। अब जब यह फार्मूला है और विकर्ण यहाँ पे यह आपका पूरा है, जहाँ पे यह आपका 4 है और यह भी 4 है, तो 4 + 4 यह क्या हो जाएगा, 8 की हो जाएगा। यहाँ से हम इसकी भुजा को निकाल लेंगे, तो भुजा हमें क्या मिलेगी, a बराबर क्या मिलेगा, 8 और बटे में 2, ठीक है। अब हमें क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा का मान a का स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू का स्क्वायर। तो 8 बटे में √2 इसका स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। यहाँ पे भाग दे देंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी यह आपका आ गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं आया हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। यहाँ पे वर्ग अंतराल बारंबारता दिया गया है और इसका माध्य निकालना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले वर्ग अंतराल, बारंबारता, मध्यपद, यह सभी ज्ञात कर लें। तो वर्ग अंतराल देखिए क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ है 3 से 5, फिर 5 से 7, फिर 7 से 9 और 9 से 11। फिर आपका बारंबारता है 4, 2, 1 और 3। अब मध्य पद कैसे निकालेंगे, तो मध्य पद के लिए इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग करेंगे। 5 3 8, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। 7 5 12 तो यह 6 हो जाएगा। 9 और 7 16 तो यह 8 हो जाएगा, और 11 9 20 तो यह 10 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा कर लेंगे। बारंबारता आपका f होता है, मध्य पद आपका x होता है। दोनों का गुणा कर लेंगे तो f गुणे x मिल जाएगा। 4 चौके 16, 2 छक्के 12, 1 बटे 8, 10 तिहाई 30, ठीक है। इन सभी को जोड़ देते हैं तो आपका सिग्मा fx मिलता है। क्या मिलेगा देखिएगा, 6 2 8 8 16 के 6 81, 3 2 5 और 1 6, 66 हो गया। यहाँ पे भी इन सभी को जोड़ेंगे, यानी सिग्मा f की वैल्यू मिलेगी 4 2 6 1 7 3 10,
ठीक है। माध्य बराबर होता है बच्चों, ये आपका सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 66 हो गई, बटे में 10 भाग दे देंगे तो 6.6, ठीक है। क्या आएगा 6.6। अब यहाँ पे देखिए कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं 6.6 आया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? देखिए वह संख्या जो केवल और केवल अपने ही पहाड़ा में आए वह अभाज्य संख्या कहलाती है। अब यहाँ पे कह रहा है कि पासे में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है ना। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि देखिए पासे में जो नंबर आते हैं वो होता है 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए अभाज्य आपका एक है, 3 है और 5 है, यह अभाज्य संख्या। यानी टोटल देखिए प्रायिकता अब यहाँ से क्या हो जाएगी कि टोटल संभावना कितनी है 6, और अभाज्य आने की संभावना कितनी है तो 3, 1 2 3, तो यह 3 बटे में 6। इसको कट कर देंगे तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो 1 बटे में 2 इसकी प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। 1 बटे में 2 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कौन से ऑप्शन में आया हुआ है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में आया हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है कि यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 21 हो तो उसका बहुलक होगा। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए बहुलक के लिए बच्चों एक सूत्र होता है, उस सूत्र को आपको हमेशा ध्यान रखना है, और इस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछता है, ठीक है। तो बहुलक बराबर होता है आपका, बहुलक बराबर होता है यहाँ से 3 गुणे में माध्यिका या माध्य जो भी दिया हुआ है माइनस 2 गुणे में या माध्यिका, या इसको माध्यक भी कहते हैं, ठीक है, और 2 गुणे में माध्य, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान रख देंगे और हल कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यह देखिए क्या हो जाएगा, 3 गुणे में माध्यिका का मान है 21 माइनस माध्य का मान है 20.5, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 63, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 दूनी 40 और 1 41 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से माइनस कर देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 4 गया 2, यानी 22 आ जाएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा 22 जो है इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में आपका आया हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 और बहुविकल्पी का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? देखिए बच्चों जो प्रायिकता होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है, ठीक है ना। अब ऐसे प्रश्न में आपको सीधा ऑप्शन की तरफ जाता है, या तो प्रायिकता 1 हो सकती है किसी विशेष कंडीशन में। 1 कब होती है? जब किसी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता बिल्कुल निश्चित हो तो उसकी प्रायिकता 1 हो जाती है, ठीक है। तो प्रायिकता विशेष स्थिति में 1 हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है, लेकिन 1 से कभी बड़ी नहीं होती, यानी प्रायिकता का आंसर 1 से बड़ा नहीं आ सकता। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 बटे में 3, यह आपका 1 से बड़ा है, और यह किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। देखिए क्यों 4 बटे 3 है, तो जैसे आप भाग देंगे 4 बटे 3, तो 4 में 3 से भाग देंगे तो यह 1 दशमलव क्या आएगा 3 ऐसे आएगा, ठीक है, और यह 1 से बड़ा है। बाकी और किसी को डिवाइड आप करेंगे तो सभी 1 से छोटा ही आएगा, तो यह किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता नहीं है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक के प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ से देखिए आपका आगे जो है खंड ब चालू होता है बच्चों, ठीक है। तो आगे खंड ब चालू होता है जिसमें आपके सभी वर्णनात्मक प्रश्न हैं। तो स्टूडेंट्स आगे के जो प्रश्न हैं उसको पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक ही पार्ट में सभी प्रश्नों को हल करना संभव नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको अगले पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।